बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारे पास है डाइजेशन इन मैन। आज देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है ह्यूमन का जो टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन सा है। ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक होता है। दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। यानी ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की पहचान हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी कि इसके अंदर एक लंबी ट्यूब होती है जो कि स्टार्ट फ्रॉम माउथ होती है और देन एंड होती है एनस पर। लेकिन ह्यूमन में डिफरेंट पोजीशंस ऑफ गट और एलिमेंट्री कैनाल में आपको कॉइल्ड कंडीशन भी मिल जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। अब चलते हैं हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ और देखते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात की जाए तो इसके हमारे पास 4 बेसिक पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला ओरल कैविटी, नंबर 2 पे हमारे पास स्टमक, नंबर 3 पे स्मॉल इंटेस्टाइन और नंबर 4 पे लार्ज इंटेस्टाइन है। इस वीडियो में हम पहले जो 2 पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास ओरल कैविटी है और दूसरे में हमारे पास क्या है, स्टमक। अब ओरल कैविटी की तरफ आ जाते हैं। हर जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका डाइजेशन से भी रिलेशन है, यानी उसने डाइजेशन का प्रोसेस भी करवाना है। और सेकेंडली उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट अदर थिंग्स जो हैं वो भी होनी है। वो क्या क्या चीज़ें होनी है, कौन कौन से स्टेप से गुजरेगा आपकी खुराक जो आपने खाई है, या खाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो उसके अंदर क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है ओरल कैविटी में वो है सिलेक्शन ऑफ फूड। यानी जब तक आप फूड सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसको आपने इंजेस्ट करना है तो तब तक डाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं होगा। तो सिलेक्शन ऑफ फूड में हमारे पास जो बेसिक सेंसेस मौजूद हैं जो कि हमें सिलेक्शन में क्या करेंगी मदद, वो 3 सेंसेस हैं, स्मेल, टेस्ट एंड साइट। जैसा कि अगर आपको जब आपके सामने खाना रख दिया जाए जो कि आपने खाना है तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है आप उसकी देखते हैं कि वो दिखने में चीज़ कैसी है। क्या वो आपको कहीं से कोई उसके अंदर डर्ट या कोई डस्ट वगैरह नज़र तो नहीं आ रही। अगर वो उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है तो देन आपने अपनी सेंस ऑफ साइट की मदद से उसको सिलेक्ट कर चुके हैं। देन जो सेकंड फेज़ है उसमें आप नवाले को अपने मुंह के नज़दीक लाते हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो स्मेल वाली सेंस है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब स्मेल वाली जो सेंस है वो आपको बताती है कि इस खाने में कहीं कोई बासी हिस्सा तो नहीं मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए जायके में ख़राब हो सकती है। तो स्मेल जो है वो आपको बताती है कि वो आपका खाना ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो देन आप उसको खा लेते हैं और फिर ज़ुबान पे जो मौजूद टेस्ट बर्ड्स हैं वो उसको सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। और देन जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सिलेक्शन ऑफ फूड क्या है हमारे पास मुकम्मल हो जाती है। दूसरे नंबर पे सिलेक्शन ऑफ फूड के बाद फिर जो असल काम स्टार्ट होता है वो है हमारे पास ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन का। ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन में सबसे पहला जो रोल है वो आपकी दाढ़ों का है, यानी मॉलर टीथ्स का। मॉलर टीथ्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब फूड को ग्राइंड करने का मकसद क्या है, ताकि हम उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकें। अब ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो उसमें हमें 2 फ़ायदे हो रहे हैं। पहली बात, उसको हम इस वजह से छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें ताकि हमारे मुंह के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो प्रॉपर वे में उसके ऊपर एक्ट कर सकें। और सेकेंडली नवाले को इतना छोटा साइज़ करना भी ज़रूरी है ताकि वो आपकी खुराक की नाली से भी गुजर सके, क्योंकि बड़े साइज़ का नवाला या फूड का जो आपके पास पार्टिकल है वो आपके गले से उतरेगा नहीं। अब जब हम ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन से भी गुजार देंगे तो फिर हमारे पास आ जाता है तीसरा स्टेप ओरल कैविटी में, जो कि है लुब्रिकेशन और डाइजेशन। लुब्रिकेशन और डाइजेशन के लिए हमारी ओरल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड्स होते हैं, बल्कि नंबर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम जनरली सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। और वो 3 डिफरेंट पोजीशंस पर होते हैं, लाइक सबलिंगुअल यानी ज़ुबान के नीचे, एंड पैरोटिड फ्रंट ऑफ द ईयर यानी कान के बिल्कुल सामने, एंड सब मैंडिबुलरी और यानी आपके लोअर जॉ के नज़दीक। यानी ये 3 पोजीशंस पर आपको ये सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर्स मिल जाएंगे। अब ये सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहे हैं, इट सिक्रीट्स सलाइवा। सलाइवा को हम सादा अल्फाज में थूक भी कहते हैं
और ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होता है, ये खाली एक सिंपल सा मटेरियल नहीं है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, जो कि ओरल कैविटी में ही स्टार्ट करवा दिया जाएगा। अब आपके पास क्या है कि सलाइवा जो है वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है जी। एक आपके पास पानी है और म्यूकस, और साथ दूसरे नंबर पे सोडियम बाइकार्बोनेट्स और सॉल्ट्स हैं उसके साथ, और तीसरे नंबर पे अमाइलेज या टायलिन है जो कि बेसिक एक एंजाइम है। वाटर और म्यूकस जो है वो जनरल काम करेगा, आपके फूड को सॉफ्टन करेगा, लुब्रिकेट करेगा, ताकि वो आपके हलक से इजीली उतर सके, यानी इसोफेगस तक पहुंचाया जा सके। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट या दूसरे सॉल्ट्स हैं उनका काम स्टेबलाइज करना है फूड की पीएच को। अब नॉर्मली जब फूड आपके मुंह के अंदर जाता है, तो जब फ्रेश सलाइवा प्रोड्यूस होता है तो उसकी पीएच होती है 8, ठीक है। तो जब उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो फौरी तौर पे पीएच को ड्रॉप कर दिया जाता है, उस लेवल तक लाया जाता है जहाँ पे लाके आपके अमाइलेज और टायलिन को एक्टिवेट किया जा सके, और वो सिंपली जो कार्बोहाइड्रेट आपके फूड के अंदर मौजूद है उसको डाइजेस्ट कर सके। अब फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो नॉर्मली स्टार्च या ग्लाइकोजन की शक्ल में होता है, जिसको जो टायलिन या अमाइलेज जो है वो कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। अब जब हमारे पास यहाँ पे लुब्रिकेशन और डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो देन हमें मूव करना है टुवर्ड्स स्वैलोइंग। अब हमने उस खुराक के जो हमने फूड को सेमी डाइजेस्ट कर चुके हैं उसको हलक से उतारना है एसोफेगस की तरफ, ताकि वो उसको स्टमक की तरफ ले जा सके। अब इस दौरानिए में भी कई किस्म की चेंजेस आपकी बॉडी में आती हैं। लाइक सबसे पहले जो चीज़ आप स्वेलो कर रहे हो उसे हम बॉलस का नाम देना शुरू कर देते हैं। बॉलस क्या है? बॉलस जो है दैट इज पार्टली डाइजेस्टेड स्लाइमी मैस ऑफ फूड विच इज रोल्ड इनटू स्मॉल ओवल लंप, जिसको हमने छोटे से ओवल लंप की शक्ल में क्या है कन्वर्ट कर दिया है, और अब जो है ये तैयार है आपके हलक से उतरने के लिए। अब अगर थोड़ा सा आप डायग्राम पे फोकस करें तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है जहाँ पे अभी बॉलस जो है वो ओरल कैविटी से मूव करने लगा है टुवर्ड्स एसोफेगस। अब इस दौरानिए में अगर आप देखेंगे तो अभी एपिग्लोटिस ऊपर मौजूद है। एपिग्लोटिस वही कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ग्लोटिस यानी सांस की नाली के ऊपर मौजूद होता है, और जब कभी आप खुराक को निगल रहे होते हैं तो उस दौरान जो है ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस के ऊपर फ्लैप अपना ऊपर आ जाता है और उसको बंद कर देता है और फूड को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स एसोफेगस। तो अभी जो एसोफेगल जो आपके स्फिंक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ग्लोटिस ओपन है। अब क्या क्या चेंजेस आएंगी तो उसके लिए सिंपली आप अपने ह्यूमन जो मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए फिजिकली आप देख सकते हैं कि लाइक जब आप खाने को निगलते हैं तो उस एक्ट को ज़रा खुद से एक बनाएं। तो आप देखें तो ये सिंपली नीचे से जो है आपका हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। अब ये उड़ने के दौरान क्या हो रहा है? पहली बात लेरिंग्स अपवर्ड मूवमेंट करता है, पुश करता है, एपिग्लोटिस जिसकी वजह से डाउन हो जाता है, और सेकेंडली जो यहाँ पे मौजूद ग्लोटिस है उसमें होते हैं ढेर सारे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो कि रिंग्स की शक्ल में होते हैं, और उसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि किसी भी तरीके से खुराक जो है वो सांस की नाली में दाखिल ना हो सके। तो वहाँ से फिर जो है बॉलस मूव करता हुआ पुश होता है टुवर्ड्स द एसोफेगस, और उस दौरानिए पे जो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुए थे एसोफेगल वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स, और ग्लोटिस क्या होगा? सिंपली क्या अप हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा ताकि एपिग्लोटिस उसको ढक सके। अब खुराक जो है वो मूव करने लगी है टुवर्ड्स स्टमक। अब इस दौरानिए में अगर मैं बात करूं तो स्वैलोइंग के प्रोसेस के दौरान एक पार्ट आता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस जो होती है ये एसोफेगस से स्टमक तक की एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का नाम है, जो कि फूड को ओरल कैविटी या खुराक की नाली से स्टमक तक पहुंचाने में क्या करती है? मदद करती है। और ये जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होती है ये कभी भी खाने को वापस आने नहीं देगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम कुछ यूँ ले सकते हैं कि अगर एक इंसान हेड स्टैंड करे यानी सर के बल खड़ा हो जाए तो देन तब भी अगर वो नवाला निगलता है तो वो स्टमक की तरफ आएगा, मुंह की तरफ वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट है ये उसे फोर्स करेगी, पुश करेगी टुवर्ड्स द स्टमक। बट समटाइम्स हम देखते हैं कि जब हमें वॉमिट होती है तो उसमें पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट रिवर्स हो जाती है
उस कंडीशन को हम पेरिस्टालसिस का एंटी पेरिस्टालसिस कहलाता है, यानी पेरिस्टालसिस के मुखालिफ। तो उसमें सिर्फ क्या है कि एक रिवर्स मूवमेंट होती है और खुराक जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। अगेन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स अपना रोल प्ले करेंगे। अब हम चलते हैं स्टमक की तरफ। तो स्टमक में हमारे पास जो है सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं ये ऊपर से एसोफेगस आ रहा है। ये स्टमक की एक सिंपल सी डायग्राम है। यहाँ पे एसोफेगस से जो खुराक आ रही है बॉलस की शक्ल में, लेट्स कंसिडर हम ये कह देते हैं कि ये बॉलस आ रहा है यहाँ से। तो बॉलस जो है वो एंटर होने लगा है स्टमक में। अब जब बॉलस स्टमक में एंटर होने लगा है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर बेसिकली एक सुराख होता है जो कि बंद या खुल सकता है। तो इसे हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे एसोफेगस से खुराक दाखिल हो रही है स्टमक में, और ये थोड़ी देर के लिए खुलता है जब खुराक यानी बॉलस जो है वो इसके अंदर दाखिल होगा, और ड्यूरिंग दैट पीरियड ये खुला रहेगा। और जब खुराक स्टमक के अंदर आ जाएगी तो ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये बंद हो जाएगा। अब बॉलस जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे बॉलस आ चुका है। अब हमें थोड़ा सा स्टमक के बारे में जानना ज़रूरी है कि स्टमक किस तरह इस बॉलस को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, प्लस इसकी बेसिक एनाटॉमी क्या है। तो हमारे पास क्या है कि स्टमक को देखा जाए तो ये एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। ये हमारे पास क्या है जी, एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी मौजूद होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। यानी ये डायफ्राम के नीचे है और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है। जब कभी हम किसी भी ह्यूमन ऑर्गन की बात करते हैं तो वो लेफ्ट पोजीशन आपकी बॉडी के लिहाज से होगी। लाइक अगर मैं इस वक्त लेफ्ट की बात करूँ तो ये मेरे लेफ्ट वाली साइड पे है, यानी एब्डोमिनल कैविटी का ये वाला लेफ्ट बनेगा। और सिंपली जब कभी आप किसी भी ऑर्गन को ड्रॉ करते हैं तो उसको जब आपने ड्रॉ भी करना है तो आपने उसकी एक्चुअल पोजीशन के लिहाज से ड्रॉ करना होता है। जिस तरह के आप देख रहे हैं तो मैंने बोर्ड पे बनेगा ये मेरा राइट साइड, बट ये लेफ्ट बन रहा है। अगर मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूँ तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे क्या है, स्टमक आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि ये जो स्टमक है इसके अंदर 3 लेयर्स आ जाती हैं। अगर इसके मस्कुलर लेयर्स की बात की जाए, सबसे बाहर आउटर लेयर है, उससे नीचे मिडल लेयर है, उससे नीचे हमारे पास इनर लेयर है। सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास जो आउटर लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी। और सेकेंडली जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। ये जो स्मूथ मसल्स की लेयर बनी होती है इसका काम बेसिकली जो खुराक अंदर मौजूद है और उस पर जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही होगी तो उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके अंदर एक काइंड ऑफ स्टिरर के तौर पे काम करना है, यानी उसको हिलाना है ताकि एंजाइम मुकम्मल तौर पे उसको क्या है बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर सके। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी इनर लेयर, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। इसको हम कहते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोसा विच इज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके अंदर ढेर सारे आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेंगे जो कि एक चीज़ सिक्रीट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। तो जितना ज़्यादा अब खुराक की कौन सी ऐसी चीज़ को यहाँ पे डाइजेस्ट किया जा रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जा रहा है। तो प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। तो जितना ज़्यादा आपने प्रोटीनियस फूड खाया होगा, जितना ज़्यादा फूड में प्रोटीन मौजूद होगा, उतना ज़्यादा क्या है हमारे पास गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होगा। और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये फिर गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी सिक्रीशन का बाइस बनेगा फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वो 3 चीज़ें जो हैं वो क्या क्या है, हमारे पास एक म्यूकस है, HCl है और पेप्सिनोजन है। म्यूकस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के म्यूकस सेल सिक्रीट करेंगे और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो है वो आपके पास HCl सिक्रीट करेंगे और जाइमोजन सेल्स जो हैं वो हमारे पास पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक गैस्ट्रिक जूस की शक्ल में हमें नज़र आएगा। अब म्यूकस का काम क्या होता है, लाइक हम देखते हैं कि दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग वॉल फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड। अब अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला जाए तो हमें पता लगता है जी कि क्योंकि अंदर HCl भी जा रहा है आपके स्टमक में, आपके स्टमक के अंदर जो है हमारे पास एक एक्टिव किस्म का एंजाइम भी जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यही चीज़ें हमारे स्टमक की वॉल को भी
कह लें कि डिस्टर्ब करें या किसी किस्म का कॉम्प्लिकेशन का बाइस बने, तो उसके लिए साथ म्यूकस सेल जो है म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो कि एक अंदर प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है ताकि अंदर जो स्टमक वॉल की अंडरलाइंस हैं वो कहीं डाइजेस्ट होना शुरू ना हो जाए। दूसरे नंबर पे हमारे पास पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल से सिक्रीट होने वाला HCl है। HCl से क्या है कि हमारे पास दो काम हो रहे हैं। पहली बात, अगर खुराक में मौजूद कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे पीएच को मेंटेन किया जाएगा। यह पीएच किसके लिए मेंटेन की जा रही है? ये उस एंजाइम के लिए की जा रही है जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो उसको 2 से लेकर 3 पीएच रिक्वायर्ड होती है जो कि HCl उसे प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास जो है ज़ाइमोजिन सेल में जो पेप्सिनोजिन, जैसे मैंने कहा कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, तो वो फौरी तौर पे HCl की मौजूदगी में जब पीएच 2 से 3 मेंटेन हो जाती है तो देन वो फौरी तौर पे कन्वर्ट होता है अपनी एक्टिव शक्ल में, जिसे हम नाम देते हैं पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। अब जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही होगी तो उसमें सिंपली क्या है कि उसको हाइड्रोलाइज करके सिंपलेस्ट पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है कि स्टमक तक डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। और अब जो आपके पास सेमी डाइजेस्टेड सूप लाइक मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो गया है, जो कि हमारे पास काइम कहलाएगा, वो अब तैयार है आगे मूव करने के लिए। अभी भी फर्दर डाइजेशन रिक्वायर्ड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलेगी, और देन उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और देन डेफिकेटेड प्रोडक्ट को बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें अभी हमने सिर्फ 2 पार्ट्स के बारे में बात की। तो बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो स्टमक तक हमने बात की वो आपको काफ़ी हद तक उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए थी वो मिल चुकी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम मुकम्मल करेंगे टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।